बड़ी भाभी पूजा बैंक में अधिकारी और छोटी भाभी नेहा एक निजी कंपनी में मैनेजर थी और उसी घर में रहती थी उनकी ननद भारती, जो अनपढ़ थी। भारती सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती। सबके लिए चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, आंगन साफ करना, गाय को चारा डालना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। फिर भी उसे घर की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी समझा जाता था। दोनों भाभियां अक्सर उसे ताने मारती। उसकी बड़ी भाभी पूजा झाड़ू उसके हाथ में थमाते हुए कहती, अरे भारती, पढ़ना लिखना तो कभी आया नहीं, कम से कम झाड़ू ही ठीक से लगा लिया कर। तभी उसकी छोटी भाभी नेहा हंसते हुए बोल पड़ती, दीदी इसे ज़्यादा मत समझाइए, इसे तो किताबें नहीं बस बेलन पकड़ना आता है। ऐसी लड़की से शादी भी कौन ही करेगा, सारी उम्र माँ बाप के सिर पर बोझ बनी रहेगी। दोनों की बातें सुनकर भारती बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अपनों को कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द केवल उसकी माँ सविता ही पढ़ पाती थी। सविता जी जब भी अपनी बेटी को इस तरह अपमान सहते हुए देखती तो उनका कलेजा फट जाता। कई बार उन्होंने अपनी बहुओं को समझाने की कोशिश की, बहू पढ़ाई इंसान को बड़ा जरूर बनाती है, लेकिन संस्कार उसे महान बनाते हैं। भारती पढ़ी लिखी नहीं है, इसमें उसका क्या दोष। हालात ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। लेकिन पूजा तुरंत पलट कर कह देती, माँ जी, जमाना बदल गया है, आज बिना पढ़ाई के किसी की कोई कीमत नहीं। आपकी बेटी को कुछ तो सीखना चाहिए था। नेहा भी अपनी जेठानी का साथ देते हुए मुस्कुरा देती। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सविता जी चुप हो जाती, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं घर में और कलह ना बढ़ जाए। मगर उस रात वो तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई थी। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता हर पल सताती रहती थी। उधर भारती ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि उसने कभी अपने भाइयों से भी उम्मीद नहीं की कि वो उसका साथ दे। वो हर रोज मंदिर जाती, भगवान के सामने दीपक जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मुझे सुख देना या ना देना, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना। मंदिर से लौटते समय रास्ते में जो भी बुजुर्ग मिलते उनके पैर छूती, किसी गरीब को रोटी दे देती तो किसी बीमार औरत का सामान उठाकर घर तक छोड़ आती। पूरे मोहल्ले में लोग कहते थे कि अगर संस्कार की कोई मिसाल है तो वो भारती है। लेकिन यही बातें उसकी भाभियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे कहती, संस्कार से पेट नहीं भरता, पढ़ाई और पैसा होना चाहिए। एक दिन घर में पूजा की सहेली का जन्मदिन मनाने की तैयारी होने लगी। पूजा ने शहर के बड़े होटल में पार्टी रखी थी। सभी रिश्तेदार और दोस्त आने वाले थे। सविता जी ने सोचा कि इस बार वो भारती को भी अच्छे कपड़े पहनाकर साथ भेजेंगी, ताकि वो भी कुछ खुशियां देख सके। उन्होंने अपनी बड़ी पुरानी लेकिन बेहद सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर भारती को दी। भारती ने संकोच से कहा, माँ रहने दीजिए, मैं वहां जाऊंगी तो भाभियां फिर मेरा मजाक उड़ाएंगी। सविता ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, बेटी, तू मेरी शान है, किसी के कहने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। जब पूजा और नेहा ने भारती को तैयार होते देखा तो दोनों हंसने लगी। पूजा बोली, वाह, आज तो हमारी अनपढ़ महारानी भी पार्टी में जाएंगी। कहीं किसी से बात मत कर लेना, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें अपना नाम तक लिखना भी नहीं आता। नेहा ने भी ताना मारा, और हाँ, अगर कोई अंग्रेजी में पूछ ले कि हाउ आर यू तो बेहोश मत हो जाना। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। भारती की आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुरा कर कहा, भाभी, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगी। उसकी ये विनम्रता भी उन्हें चुभ गई। शाम को सभी लोग पार्टी में पहुंचे। होटल रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के कई बड़े लोग वहां मौजूद थे। भारती एक कोने में चुपचाप खड़ी थी।
तभी एक छोटी बच्ची का पैर फिसल गया और उसके हाथ से केक नीचे गिर गया। बच्ची डर के मारे रोने लगी क्योंकि उसकी माँ उसे डांट रही थी। पूरे हॉल में कोई आगे नहीं आया, लेकिन भारती तुरंत दौड़कर बच्ची को उठाने लगी। उसने प्यार से उसके आंसू पोंछे और अपनी प्लेट में रखा केक उसे दे दिया। फिर बोली, रो मत बेटा, जन्मदिन पर रोते नहीं मुस्कुराते हैं। बच्ची तुरंत हंस पड़ी। ये दृश्य हॉल के दूसरे छोर पर खड़ा एक युवक बड़ी गंभीरता से देख रहा था। उस युवक का नाम हर्ष था। वो कुछ ही दिन पहले अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा था। करोड़ों के साम्राज्य का इकलौता वारिस होने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। उसने अपने जीवन में बहुत पढ़े लिखे और आधुनिक लोगों को देखा था, लेकिन किसी अजनबी बच्ची के लिए इतनी सहज ममता और अपनापन पहली बार देखा था। उसकी नजरें अनायास ही भारती पर टिक गई। वो सोचने लगा, जिस लड़की के चेहरे पर इतना सुकून, इतनी विनम्रता और इतने सुंदर संस्कार हैं, वो साधारण नहीं हो सकती। उसी समय पूजा और नेहा की आवाज फिर सुनाई दी। वे अपनी सहेलियों से हंसते हुए कह रही थी, वो जो लड़की खड़ी है ना, वो हमारी ननद है। बेचारी बिल्कुल अनपढ़ है, इसीलिए घर के सारे काम उसी से करवाते हैं। उनकी बातें सुनकर कई लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन हर्ष के चेहरे पर मुस्कान की जगह गंभीरता आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की का दिल इतना बड़ा है, उसी का सबसे ज्यादा अपमान किया जा रहा है। उस रात जब पार्टी खत्म हुई, तब तक हर्ष के मन में एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था। उस रात पार्टी से लौटने के बाद भी हर्ष की आंखों के सामने बार बार सिर्फ भारती का मासूम चेहरा घूमता रहा। उसने अपने जीवन में विदेशों की चमक दमक देखी थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की थी, करोड़ों के कारोबारियों की बेटियों से मुलाकात की थी, लेकिन उसे कभी किसी के चेहरे पर वो सादगी, वो अपनापन और वो निस्वार्थ भाव दिखाई नहीं दिया था जो भारती के भीतर था। उसे सबसे अधिक तकलीफ इस बात की हुई कि जिस लड़की के संस्कार इतने ऊंचे थे, उसी को उसके अपने लोग सिर्फ इसीलिए अपमानित कर रहे थे क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकी थी। रात के खाने की मेज पर भी वो चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता रघुवीर मल्होत्रा, जो देश के जाने माने उद्योगपति थे, अपने बेटे की खामोशी को भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? आज पार्टी में कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया? हर्ष ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद धीरे धीरे पूरी घटना अपने पिता को बता दी। उसने भारती के बारे में एक एक बात बताई, कैसे वो पूरे समय सबकी सेवा करती रही, कैसे उसने एक रोती हुई बच्ची को अपने हिस्से का केक देकर हंसा दिया, कैसे उसके अपने ही लोग उसे नौकरानी की तरह सबके सामने अपमानित कर रहे थे। अंत में उसने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, मैंने आज तक बहुत खूबसूरत चेहरे देखे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत दिल पहली बार देखा है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। रघुवीर मल्होत्रा अपने बेटे की बातें सुनते रहे। वो जानते थे कि हर्ष कभी किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं करता। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों या डिग्रियों से नहीं होती, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की इतनी अच्छी है, तो पहले उसके परिवार और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। रिश्ता जिंदगी भर का होता है। अगले ही दिन उन्होंने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र महेश अग्रवाल को बुलाया। महेश जी वर्षों से रामस्वरूप के परिवार को जानते थे। रघुवीर ने उनसे कहा, महेश, मुझे उस लड़की भारती के बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी ये एहसास ना हो कि हम जानकारी निकलवा रहे हैं। महेश जी ने 2 दिन तक चुपचाप पड़ोसियों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से बात की। जो बातें उन्हें पता चली, उन्हें सुनकर वो स्वयं भी भावुक हो उठे। सभी ने एक ही बात कही,
अगर इस मोहल्ले में सबसे संस्कारी, सबसे सहनशील और सबसे नेक लड़की कोई है तो वो भारती है। उसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। वो अपनी माँ की सेवा करती है, पूरे घर का काम करती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान मिलता है। महेश जी जब सारी जानकारी लेकर रघुवीर मल्होत्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भारती अनपढ़ जरूर है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बचपन में घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि पहले बेटों की पढ़ाई कराई गई और फिर अचानक बीमारी के कारण घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। ऐसे में छोटी बेटी की पढ़ाई छूट गई। ये सुनते ही रघुवीर मल्होत्रा की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, जिस लड़की ने बिना किसी शिकायत के इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, वो किसी करोड़पति घर की बहू बनने के लायक ही नहीं, बल्कि उस घर की सबसे बड़ी इज्जत बनने के योग्य है। उसी समय हर्ष ने एक और बात कही, जिसने उसके पिता को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, पापा अगर रिश्ता भेजना है तो एक शर्त मेरी भी होगी। हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताइए। अगर उन्हें पहले से पता चल गया कि हम करोड़पति हैं तो लोग समझेंगे कि रिश्ता पैसों की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे एक साधारण लड़का समझकर ही अपना फैसला ले। उधर राम स्वरूप के घर की हालत पहले जैसी ही थी। भारती सुबह से रात तक काम में लगी रहती और उसकी दोनों भाभियां उसे तानों से छलनी करती रहती। उस दिन पूजा ने जानबूझकर मेहमानों के सामने कहा, अरे भारती, जल्दी से चाय लेकर आ। वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो तुझसे हुई नहीं, कम से कम नौकरानी का काम ही ढंग से कर लिया कर। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। भारती ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर चाय दी। उसकी माँ सविता जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो सोचती थी कि भगवान ने आखिर उनकी बेटी की किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है। उसी शाम सविता जी मंदिर गई और भगवान के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, अगर मेरी बेटी की किस्मत में सुख नहीं लिखा है तो मुझे उठा लीजिए, लेकिन मेरी बेटी का अपमान अब मुझसे नहीं देखा जाता। मंदिर में बैठे एक वृद्ध पुजारी ने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने सविता जी से कहा, बेटी, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। जो जितना अधिक दुख सहता है उसके जीवन में उतनी ही बड़ी खुशी आने वाली होती है। बस विश्वास मत खोना। सविता जी मंदिर से लौट ही रही थी। उसी समय महेश अग्रवाल उनके घर पहुंचे। पूरे परिवार को बैठक में बुलाया गया। पूजा और नेहा भी बड़ी उत्सुकता से आकर बैठ गई। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राम स्वरूप जी, मैं आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनते ही दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पूजा ने मन ही मन सोचा, जरूर कोई गरीब घर होगा, भला अनपढ़ लड़की से कौन अच्छा लड़का शादी करेगा। महेश जी ने आगे कहा, लड़के का नाम हर्ष है, पढ़ा लिखा है, बहुत ही संस्कारी है, अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा है। नेहा ने तुरंत बीच में टोकते हुए व्यंग किया, विदेश से पढ़ाई करके आया है और हमारी अनपढ़ ननद से शादी करेगा। लगता है लड़के में जरूर कोई बहुत बड़ी कमी होगी। उसकी बात सुनकर महेश जी बस हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि वो सच जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लड़का और उसका परिवार बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें सिर्फ संस्कार चाहिए, दिखावा नहीं। महेश जी के जाने के बाद घर में तरह तरह की बातें होने लगी। पूजा और नेहा लगातार राम स्वरूप और सविता जी के कान भरने लगी कि कहीं कोई धोखा ना हो, कोई गरीब परिवार उनकी बेटी को अपने घर नौकरानी बनाकर ना रख ले। लेकिन सविता जी के मन में न जाने क्यों पहली बार एक अनजाना विश्वास जाग उठा था। उन्हें लग रहा था कि शायद भगवान ने उनकी वर्षों पुरानी प्रार्थना सुन ली है। भारती के भाइयों को देखकर ऐसा लगता जैसे उनकी बहन के साथ कुछ भी हो उन्हें कोई लेना देना नहीं। उधर अपने आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा हर्ष भी आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था
कि भगवान ने जिस लड़की से उसे मिलवाया है वही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। महेश अग्रवाल के जाने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था। कई वर्षों बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि घर की बैठक में चर्चा का विषय भारती बनी थी। लेकिन जहां उसके माता पिता की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी, वहीं उसकी दोनों भाभियों के चेहरों पर जलन और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी बहू पूजा बार बार यही कह रही थी, माँ जी, आज के जमाने में कोई पढ़ा लिखा लड़का किसी अनपढ़ लड़की से बिना किसी मतलब के शादी नहीं करता। मुझे तो इस रिश्ते में जरूर कोई बहुत बड़ा राज लगता है। हो सकता है लड़का बेरोजगार हो, कोई छोटा मोटा काम करता हो, या फिर उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो, तभी तो इतनी आसानी से रिश्ता लेकर आ गए। छोटी बहू नेहा भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, अमेरिका से पढ़कर आया है। ये बात तो बस दिखावे के लिए भी कही जा सकती है, असलियत तो शादी के बाद ही पता चलेगी। वैसे भी हमारी अनपढ़ ननद के लिए कोई करोड़पति घर का लड़का तो आने से रहा। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सविता जी का दिल फिर से बैठ गया। लेकिन रामस्वरूप जी ने पहली बार अपनी बहुओं को रोकते हुए कहा, हर इंसान को पैसों से मत तौलो। अगर सामने वाले ने हमारी बेटी के संस्कार देखकर रिश्ता भेजा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। उधर मल्होत्रा हाउस में भी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन हर्ष ने अपने पिता रघुवीर मल्होत्रा से साफ कह दिया था कि जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तब तक भारती के परिवार को उसकी असली हैसियत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से पूछा, बेटा, आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? अगर उन्हें पहले से पता होगा कि हम करोड़ों के मालिक हैं तो शायद वे और भी खुशी से रिश्ता स्वीकार करेंगे। हर्ष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं पापा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे संस्कारों के लिए अपनाएं, मेरे पैसों के लिए नहीं। और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जो लोग आज भारती को अनपढ़ समझकर उसका अपमान करते हैं, जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। बेटे की ये बात सुनकर रघुवीर मल्होत्रा की आंखों में गर्व उतर आया। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्हें इतना समझदार बेटा मिला। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की पहली औपचारिक मुलाकात तय हुई। सविता जी ने अपने दोनों बेटों से उस समय रहने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों ने बात को ये कहकर टाल दिया कि उन्हें ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। हर साधारण सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर अपने पिता और 2-3 करीबी रिश्तेदारों के साथ रामस्वरूप जी के घर पहुंचा। बाहर कोई महंगी गाड़ियां नहीं थी, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। यही देखकर पूजा और नेहा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनका अंदाजा सही निकला। पूजा ने धीरे से नेहा के कान में कहा, देखा, अगर करोड़पति होते तो कम से कम एक गाड़ी लेकर तो आते। लगता है बहुत मुश्किल से खर्च चल रहा होगा। नेहा भी हंसते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ हमारी अनपढ़ ननद के लिए कोई तो मिल गया, वरना सारी उम्र यहीं बैठी रहती। दोनों की बातें भारती ने भी सुन ली, लेकिन उसने हमेशा की तरह कोई उत्तर नहीं दिया। वो सिर झुकाए सबको चाय और नाश्ता देने लगी। जब भारती पहली बार हर्ष के सामने आई तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर पर पल्लू रखा हुआ था और बहुत विनम्रता से सबके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते की। हर्ष की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। बातचीत के दौरान रघुवीर मल्होत्रा ने बहुत सहजता से भारती से पूछा, बेटी तुम्हें क्या पसंद है? भारती कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत ही मासूमियत से बोली, मुझे तो बस इतना अच्छा लगता है कि घर के सभी लोग खुश रहें। अगर मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए, लेकिन पूजा और नेहा ने फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया, मानो उन्हें यह सब दिखावा लग रहा हो। दूसरी ओर हर्ष के मन में उसी पल
ये विश्वास और मजबूत हो गया कि उसने जीवन साथी चुनने में कोई गलती नहीं की। कुछ देर बाद जब रस्मों की बात शुरू हुई तो रघुवीर मल्होत्रा ने रामस्वरूप जी का हाथ पकड़कर कहा, हमें आपकी बेटी चाहिए, दहेज का 1 रुपया भी नहीं। आप अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दीजिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। ये सुनकर रामस्वरूप और सविता जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा परिवार देखा था जिसने दहेज का नाम तक नहीं लिया। लेकिन पूजा और नेहा को यह बात भी हजम नहीं हुई। पूजा ने मन ही मन सोचा, जब खुद के पास कुछ नहीं होगा तभी तो दहेज छोड़ने की बातें करेंगे। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। उन्हें क्या पता था कि जिस शादी को वे साधारण समझ रही थी, उसकी एक दिन की कमाई उसके पूरे जीवन की कमाई से भी कई गुना ज्यादा थी। उसी दिन दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। घर में मिठाइयाँ बंटने लगी। सविता जी ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भारती खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि भगवान ने उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे भेज दिया। उसने अपनी माँ से धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या मैं सच में इतने अच्छे परिवार की बहू बन पाऊंगी? सविता जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटी, डिग्री से घर नहीं बसते, संस्कार से बसते हैं। तू जहाँ जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। रिश्ता तय होने के बाद पूजा और नेहा ने दिखावे के लिए तो भारती को बधाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों खुश थी कि उनकी अनपढ़ ननद की शादी एक साधारण परिवार में हो रही है। उन्हें पूरा विश्वास था कि शादी के बाद भी वे अपनी सहेलियों के सामने यही कहेंगी कि हमारी ननद को तो जैसे तैसे एक गरीब लड़का मिल ही गया। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही रामस्वरूप जी के घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। लेकिन इस खुशियों के माहौल के बीच भी पूजा और नेहा की आदत नहीं बदली थी। वे हर आने वाले मेहमान के सामने यही कह रही थी, लड़का तो ठीक है लेकिन लगता है बहुत साधारण परिवार से है। आजकल अच्छे घरों के लोग शादी में कितनी शान से आते हैं। दोनों अपने मन की कल्पनाओं में ही ये मान चुकी थी कि उनकी अनपढ़ ननद की शादी किसी मामूली घर में हो रही है। दूसरी ओर भारती दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई बनावटी खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि जिस घर में वो जाए वहाँ उसे सिर्फ इतना प्यार मिले कि उसकी माँ की आंखों में फिर कभी आंसू ना आए। सविता जी अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर बार बार भावुक हो रही थी। उन्हें याद आ रहा था कि यही बेटी बचपन से घर के कामों में लगी रही, जिसने कभी अपनी तकदीर को कोसा नहीं, जिसने हर अपमान को मुस्कुराकर सह लिया। आज वही बेटी अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही थी। बारात आने का समय हो गया। लोग बारात का इंतजार करने लगे। पूजा और नेहा बार बार सड़क की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। पूजा बोली, देखना नेहा, कोई पुरानी सी बस या 2-4 गाड़ियां ही बारात में आएंगी। आखिर इतने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग निकले तो साधारण ही। लेकिन तभी दूर से पुलिस की पायलट गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। उसके पीछे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि चमचमाती हुई विदेशी लग्जरी कारों का लंबा काफिला दिखाई देने लगा। हर गाड़ी लाखों नहीं करोड़ों की कीमत वाली थी। सड़क पर खड़े लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आसपास के मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही क्षणों में मीडिया के कैमरे, शहर के बड़े उद्योगपति, कई नामी हस्तियां और सुरक्षा कर्मियों की टीम भी वहां पहुंच गई। पूरे इलाके में चर्चा फैल गई कि किसी बहुत बड़े उद्योगपति की बारात आई है। ये दृश्य देखकर रामस्वरूप जी, सविता और उनके सभी रिश्तेदार स्तब्ध रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका पूजा और नेहा को लगा। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे सबसे आगे वाली चमचमाती रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला
उसमें से हर्ष उतरा। आज वो शाही शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके पीछे उसके पिता रघुवीर मल्होत्रा उतरे, जिनके स्वागत के लिए शहर के कई बड़े व्यापारी स्वयं आगे बढ़े। राम स्वरूप जी और उनके दोनों बेटों ने मिलकर बारातियों का स्वागत किया। तभी वहां मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये तो मल्होत्रा ग्रुप के मालिक हैं। इनके उद्योग देश ही नहीं विदेशों तक फैले हुए हैं। इनके बेटे की शादी है। करोड़ों नहीं हजारों करोड़ की संपत्ति है इनके पास। ये सब सुनते ही पूजा और नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने उनके घमंड पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। जिन लोगों को वे अब तक गरीब और साधारण समझ रही थी, वे तो पूरे शहर के सबसे सम्मानित और धनवान परिवारों में से एक निकले। दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें मिलाकर बात भी कर सके। उन्हें अपनी हर वो बात याद आने लगी जब उन्होंने भारती का मजाक उड़ाया था, उसे बोझ कहा था और उसके होने वाले पति को गरीब समझकर उसका अपमान किया था। बारात के स्वागत की रस्म शुरू हुई। राम स्वरूप जी कांपते हाथों से हर्ष का तिलक करने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने भर्राए गले से कहा, बेटा, आपने हमें पहले अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? हर्ष ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बहुत आदर के साथ बोला, पिताजी, अगर मैं पहले ही अपनी दौलत बता देता तो शायद आप लोग मेरे संस्कार नहीं, मेरे पैसे देखते। मैं चाहता था कि आप मुझे सिर्फ एक इंसान के रूप में स्वीकार करें। और सच कहूँ, मुझे आपकी बेटी इसीलिए पसंद आई क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, उसके संस्कार। ये सुनते ही वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सविता जी तो अपने आंसू रोक ही नहीं पाईं। उन्होंने भगवान का नाम लिया और मन ही मन कहा, हे ठाकुर जी, आज मेरी बेटी के सारे आंसू आपने मोतियों में बदल दिए। उधर पूजा और नेहा अब शर्म से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। जो रिश्तेदार कुछ दिन पहले उनकी बातें सुन रहे थे, वही लोग अब धीरे धीरे कहने लगे, देखा, इंसान की पहचान उसकी पढ़ाई या पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो दुनिया देखती रह जाती है। पूजा के हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी पढ़ाई और नौकरी के घमंड में एक हीरे जैसी लड़की को हमेशा मिट्टी समझा। नेहा की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस भारती को वे नौकरानी समझती थी, वही आज हजारों करोड़ के साम्राज्य की बहू बनने जा रही थी। और पूरा शहर उसकी किस्मत नहीं, उसके संस्कारों की तारीफ कर रहा था। उनके घमंड का महल उसी पर ढह चुका था। मंडप में जब हर्ष और भारती ने 7 फेरे लिए, तब हर्ष ने मन ही मन एक और संकल्प लिया कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को सम्मान ही नहीं देगा, बल्कि उसकी पढ़ाई पूरी करवाएगा, ताकि दुनिया ये देख सके कि सच्चा जीवन साथी वो होता है जो इंसान की कमियों का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उन्हें उनकी ताकत बना देता है। दूसरी ओर भारती को अभी तक ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने उसकी सूनी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां भर दी है। विदाई का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा था, पूरे घर का माहौल भावुक होता जा रहा था। आंगन में खड़ी भारती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिस घर में उसने बचपन से लेकर जवानी तक केवल जिम्मेदारियां निभाई थी, उसी घर से आज वो हमेशा के लिए विदा होने वाली थी। आज पहली बार भारती के दोनों भाइयों ने उसे गले लगाया और उससे माफी मांगी। उसके बाद सविता जी अपनी बेटी को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बार बार भारती के सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटी, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने हर अपमान सहकर भी रिश्तों को निभाया। भगवान ने आज मुझे यकीन दिला दिया कि अच्छे इंसान की परीक्षा लंबी जरूर होती है, लेकिन उसका फल उससे भी बड़ा होता है। राम स्वरूप जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे।
उन्हें अपनी उस छोटी सी बेटी की याद आ रही थी, जिसने कभी अपने लिए नई चप्पल तक नहीं मांगी, जिसने भाइयों की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जिसने घर को अपना मंदिर समझकर हर काम मुस्कुराते हुए किया और बदले में केवल ताने, अपमान और तिरस्कार ही मिला। आज वही बेटी इतने बड़े घर की बहू बन रही थी। इसी बीच हर्ष ने धीरे से भारती का हाथ थामा और सबके सामने ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से भारती सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा सम्मान है। मैं जानता हूं कि ये पढ़ नहीं सकी, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। आज से इसकी अधूरी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। इसे जितना पढ़ना होगा मैं पढ़ाऊंगा। इसे जिस मुकाम तक पहुंचना होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर इंसान का है और किसी की मजबूरी कभी उसकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। हर्ष की ये बात सुनते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सविता जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भारती पहली बार अपने जीवन में किसी के सामने रोते हुए मुस्कुराई। पूजा और नेहा धीरे धीरे भारती के पास आई। दोनों की आंखें झुकी हुई थी। जिन होठों पर कभी घमंड भरी मुस्कान रहती थी, आज उन्हीं होठों पर शर्म और पछतावा था। बड़ी बहू पूजा रोते हुए बोली, भारती हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें अनपढ़ कहकर छोटा समझा। हमें लगता था कि नौकरी और डिग्री ही इंसान की पहचान होती है। हमने तुमसे नौकरानी की तरह काम करवाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। लेकिन आज समझ में आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, संस्कारों में होती है। आज करोड़पति दामाद ने नहीं, हमारे अपने घमंड ने हमें सबसे बड़ा तमाचा मारा है। नेहा भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते हुए कहा, हमने आपको बहुत दुख दिया, हर दिन आपका दिल दुखाया, लेकिन आपने कभी हमारे खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आज आपकी अच्छाई के सामने हम बहुत छोटे पड़ गए। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। पूरा परिवार ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सभी को लगा कि शायद वर्षों का दर्द अब बाहर आएगा। शायद भारती अपने अपमान का हिसाब लेगी, लेकिन भारती ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने दोनों भाभियों के आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया और बहुत शांत स्वर में बोली, भाभी, अगर मैं आज भी मन में नफरत रखूं तो मेरे और आप में फर्क ही क्या रहेगा। जो बीत गया उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। आपने मुझे दुख दिए, लेकिन उन्हीं दुखों ने मुझे सहना सिखाया, रिश्तों की कीमत समझाई और भगवान पर विश्वास करना भी सिखाया। अगर आपके तानों की वजह से मैं टूट जाती तो शायद आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचती। इसीलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। भारती की बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। पूजा और नेहा उनके पैरों में झुक गईं, लेकिन भारती ने तुरंत उन्हें उठाकर फिर से गले लगा लिया। विदाई के बाद जब हर्ष और भारती मल्होत्रा हाउस पहुंचे तो भारती ने देखा कि पूरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर के सभी कर्मचारियों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका था कि नई बहू का स्वागत घर की बेटी की तरह किया जाएगा। रघुवीर मल्होत्रा ने आरती की थाली लेकर स्वयं अपनी बहू का स्वागत किया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि तुम इस घर में नई हो। और याद रखना, इस घर में तुम्हारी पहचान करोड़पति घर की बहू के रूप में नहीं, बल्कि उस बेटी के रूप में होगी जिसने अपने संस्कारों से हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया। भारती ने भावुक होकर अपने ससुर के चरण छुए। उस पल उसे लगा कि भगवान ने सचमुच उसके जीवन के हर दर्द का हिसाब खुशी से चुका दिया है। उधर राम स्वरूप जी के घर में भी बहुत कुछ बदल चुका था। पूजा और नेहा का घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। अब वे सविता का सम्मान करती थी, घर के कामों में हाथ बटाती थी और हर उस लड़की की मदद करती थी जो किसी मजबूरी के कारण पढ़ नहीं पाई थी। भारती के भाइयों को भी इस बात का दुख था
कि उन्होंने कभी अपनी बहन का साथ नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब भारती ने हर्ष की मदद से अपनी पढ़ाई शुरू की तो सबसे पहले उसे बधाई देने उसकी दोनों भाभियां और भैया ही पहुंचे। भारती मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर वही सादगी, वही विनम्रता थी, लेकिन अब उसके आत्मविश्वास में एक नई चमक जुड़ चुकी थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान किसी की कीमत उसकी डिग्री, नौकरी या दौलत से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, धैर्य, व्यवहार और अच्छे कर्मों से होती है। घमंड पढ़ाई का हो या पैसे का, एक दिन टूट ही जाता है, लेकिन अच्छे संस्कार इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां तक दौलत भी कभी नहीं पहुंच सकती। अब सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।